हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे द एक्सटेंडेड माइंड किताब के बारे में, जिसे लिखा है एनी मर्फी पॉल ने। हम हमेशा यही सोचते आए हैं कि सोचने का काम सिर्फ हमारे दिमाग का है, लेकिन क्या हो अगर असल में हमारा शरीर, हमारा माहौल और हमारे आसपास के लोग भी हमारी सोच को बनाते और बेहतर करते हों। सोच को सिर्फ दिमाग तक सीमित मानना वैसा ही है जैसे समंदर को बोतल में कैद करने की कोशिश करना। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने खुद को हमेशा एवरेज समझा, लेकिन जब उसे समझ आया कि उसकी सोच सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, तभी उसकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली। आरव को हमेशा से लगता था कि पढ़ाई का मतलब है शांत बैठना, सिर झुकाकर किताबों में घुसे रहना और दिमाग पर जोर डालते रहना। वो रोज घंटों तक टेबल पर बैठा रहता, लेकिन जितना ज्यादा वो पढ़ने की कोशिश करता उतना ही थक जाता। दिमाग भारी हो जाता, आंखें बोझिल और एक भी लाइन समझ नहीं आती। उसे लगता शायद वो उतना तेज नहीं है जितना क्लास के बाकी बच्चे हैं। एक दिन उसकी बायोलॉजी टीचर ने उसे कैजुअली कहा, चलते चलते पढ़ाई किया कर, कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ आएंगे। पहले तो आरव को लगा कि यह मजाक है, लेकिन उसने एक बार ट्राई करने का सोचा। वो अपने नोट्स लेकर टेरेस पर टहलते हुए पढ़ने लगा और सरप्राइज, उसे महसूस हुआ कि चीजें ज्यादा क्लियर हो रही हैं, जैसे उसके ब्रेन को एक रिदम मिल गया हो, एक फ्लो जिसमें वो चीजों को अब्सॉर्ब कर पा रहा है। इसके बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। जब भी उसे कोई नया कॉन्सेप्ट समझना होता, वो खड़ा हो जाता, हाथों से जेस्चर्स बनाकर एक्सप्लेन करता, खुद से बातें करता या फिर हल्की हल्की चाल में चलने लगता। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन आरव को इससे क्लैरिटी मिल रही थी। अब पढ़ाई बोरिंग या सिरदर्द नहीं लगती थी, बल्कि एक्टिव लगने लगी थी। आरव को समझ आ गया कि उसका शरीर सिर्फ पढ़ाई के दौरान वहां बैठा रहने के लिए नहीं है, उसका बॉडी भी उसकी थिंकिंग में पार्ट लेता है। जब वो जेस्चर्स करता तब उसे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद रहते। जब वो वॉक करते हुए रिवीजन करता तब उसके दिमाग में आइडियाज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते। हमने हमेशा सीखा है कि दिमाग सोचने के लिए बना है और शरीर बस उसे सपोर्ट करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर भी एक सोचने वाला सिस्टम है। जब हम मूव करते हैं, जब हम किसी चीज को फिजिकली फील करते हैं, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग गहराई से बनती है। बैठे बैठे पढ़ने से जो कंफ्यूजन होता है, वो हरकत में आने से धीरे धीरे साफ होने लगता है। सो आरव ने अपनी स्टडी रूटीन बदल दी। अब वो सिर्फ माइंड से नहीं, बॉडी से भी सोचने लगा था, और यहीं से उसकी लर्निंग का असली सफर शुरू हुआ। आरव को जब भी पढ़ाई करनी होती थी तो उसका डिफॉल्ट स्पॉट होता था उसका छोटा सा कमरा, एक डेस्क और ऊपर एक ट्यूबलाइट की सीधी रोशनी। शुरू में उसे यह रूटीन ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो उसी चार दीवारी में घुटने लगा है। ध्यान भटकता था, नींद आने लगती थी और मोटिवेशन कहीं गायब हो जाता था। उसे समझ नहीं आता कि दिक्कत आखिर है क्या। एक दिन संडे को वो लाइब्रेरी गया, सोचा माहौल बदलेगा तो मन भी लगेगा, लेकिन वहां का एकदम साइलेंट और ठंडा माहौल भी उसे बहुत मैकेनिकल लगने लगा। हां, कुछ देर के लिए फोकस तो आया, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं। फिर एक दिन उसने कुछ अलग किया। वो अपने नोट्स लेकर कॉलोनी के पार्क में चला गया। पेड़ों की हरियाली, हवा की हल्की हल्की सरसराहट और बच्चों की डिस्टेंट आवाजें, इस सब के बीच उसने पढ़ाई शुरू की। और हैरानी की बात यह थी कि कॉन्सेप्ट्स जो कमरे में बैठकर भारी लग रहे थे, वो यहां पर आसानी से समझ में आ रहे थे। दिमाग जैसे खुल गया था। उसे ऐसा लगा कि वो एक बॉक्स से निकलकर खुले आसमान में सांस ले रहा है। उस दिन के बाद उसने अपनी पढ़ाई के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग जगहें तय कर लीं। बैल्कनी पर बैठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता, ड्राइंग रूम में बैठकर लिटरेचर पढ़ता और पार्क में हिस्ट्री रिवाइज करता। अब जगह उसके लिए सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं रही, बल्कि एक मेंटल स्विच बन गई। जैसे ही वो किसी खास जगह पर बैठता, उसका माइंड खुद ब खुद उस सब्जेक्ट के मूड में चला जाता। उसने ऑब्जर्व किया कि ओपन और नेचुरल जगहों में उसकी सोच ज्यादा क्रिएटिव होती थी, जबकि स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड जगहों में उसका फोकस ज्यादा स्ट्रांग होता था। असल में हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हमारा माहौल हमारे सोचने के तरीके को कितना इन्फ्लुएंस करता है। जब हम किसी डल या क्लटर्ड जगह पर होते हैं, तो हमारी सोच भी
वैसी ही स्लगिश हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम फ्रेश या थॉटफुली डिजाइन्ड जगह पर जाते हैं, हमारी माइंड एक्टिविटी भी उसी वाइब को एब्जॉर्ब कर लेती है। आरव ने जब ये पैटर्न समझा तो उसने अपनी स्टडी सिर्फ सब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं, स्पेसेस के हिसाब से भी डिजाइन करनी शुरू कर दी, और यहीं से उसकी सोच एक नए डायरेक्शन में बढ़ने लगी। अब उसके लिए पढ़ाई सिर्फ किताबों और दिमाग की बात नहीं थी। वो जान चुका था कि उसकी जगह भी उसकी सोच का हिस्सा है। आरव को एग्जाम से एक दिन पहले अक्सर पेट में अजीब सा मरोड़ महसूस होता था। वो समझ नहीं पाता था कि ये कुछ खाने से हुआ है या सिर्फ स्ट्रेस है। कभी कभी उसे घबराहट होती, हाथ पसीने से भीग जाते, दिल तेज धड़कता, पर वो इन फीलिंग्स को नजरअंदाज करता और खुद से कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसे समझ आया कि ये सिग्नल्स उसके शरीर के थे, और ये सिग्नल्स यूं ही नहीं आ रहे थे। उसका बॉडी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बहुत देर तक बिना ब्रेक लिए पढ़ता, उसका सिर भारी होने लगता। जब कोई टॉपिक उसे समझ नहीं आता तो उसे चेस्ट में हल्की सी टाइटनेस महसूस होती। ये सब बातें पहले वो इग्नोर करता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये उसका सिस्टम है जो बोल रहा है, बस कर, अब थोड़ा रुक जा। एक दिन उसने पॉडकास्ट में सुना, अगर आप अपनी बॉडी की आवाज नहीं सुनेंगे तो वो चीख चीख कर सुनाएगी। ये बात उसके दिल को छू गई। उसने उस दिन से एक छोटा नोटबुक बनाना शुरू किया जिसमें वो अपने फिजिकल सिग्नल्स को ट्रैक करता, जैसे आज दिल ज्यादा तेज धड़क रहा है, या स्टमक हल्का सा टाइट फील हो रहा है, या बॉडी में सुस्ती है। कुछ ही हफ्तों में उसने पैटर्न्स पकड़ने शुरू कर दिए। उसे पता चलने लगा कि कब उसका दिमाग सच में टायर्ड होता है और कब वो बस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में पढ़ाई से भागना चाहता है। अब वो हर घंटे में थोड़ा वॉक कर लेता, पानी पीता, आईज बंद करके कुछ देर डीप ब्रीदिंग करता। उसने ये भी सीखा कि जब भी उसके पेट में गड़बड़ होती है, वो ज्यादातर टाइम एंजाइटी का सिग्नल होता है, और उस समय उसको खुद को काल्म करना होता है, ना कि मेडिसिन खा लेनी। आरव को यह समझ आने लगा था कि उसका शरीर उसके सोचने के सिस्टम का हिस्सा है, और उस शरीर की अंदरूनी आवाज को सुनना भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं थी, ये इमोशनल और मेंटल क्लैरिटी से भी जुड़ी थी। जितना वो अपने शरीर के सिग्नल्स को समझने लगा, उतना ही वो अपने माइंड को समझने लगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर हो रही इन सटल फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा पॉज लें और अपने अंदर झांकें, तो हमारा शरीर हमें बहुत कुछ बता सकता है। हमें बताता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, और कब खुद को संभालना है। आरव के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था। अब वो सिर्फ बाहर की इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब नहीं करता था, बल्कि अपने अंदर की आवाज भी सुनता था, और यही अवेयरनेस उसकी प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों को एक नई ऊंचाई तक ले गई। आरव उन लोगों में से था जो ग्रुप स्टडी से दूर ही रहते थे। उसे लगता था कि अकेले पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसका मानना था कि लोग साथ में सिर्फ टाइम पास करते हैं। असली पढ़ाई तो तब होती है जब कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में हो। इसलिए वो अक्सर अपने दोस्तों को मना कर देता और खुद ही किताबों में डूबा रहता। लेकिन एक दिन उसकी क्लास में डिबेट कंपटीशन की घोषणा हुई। टीचर ने जबरदस्ती उसका नाम लिख दिया और कहा, एक बार टीम डिस्कशन में बैठकर देखो, मजा आएगा। मजबूरी में ही सही, पर आरव उस दिन 3 और बच्चों के साथ बैठा और एक टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगा। पहले कुछ मिनटों तक तो वो चुप ही रहा, बस सुनता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने नोट किया कि जब बाकी लोग अपने आइडियाज शेयर कर रहे थे, तो उसकी सोच खुद ब खुद और तेज चलने लगी थी। जब एक लड़की ने एग्जाम्पल दिया, तो उसी पर आरव का एक नया पॉइंट तैयार हुआ। जब किसी और ने एक सवाल उठाया, तो वो उस सवाल के सॉल्यूशन पर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह कॉन्वर्सेशन सिर्फ आइडियाज का आदान प्रदान नहीं था, यह एक दूसरे की सोच को फ्यूल देने वाली प्रक्रिया थी। उस दिन के बाद उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में पूरी ताकत से सोच पा रहा हूं जब मैं अकेला होता हूं? और जवाब था, शायद नहीं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारी सोच एक ही दिशा में जाती है। लेकिन जब हम किसी और के साथ बात करते हैं तो उनकी सोच हमारे नजरिए को झकझोर देती है, हमें सवाल करने पर मजबूर करती है
और कई बार हमारे दिमाग में ऐसे सॉल्यूशंस भी उभरते हैं जो अकेले बैठकर कभी नहीं आते। आरव ने धीरे धीरे ग्रुप डिस्कशंस को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बना लिया। वो अब रेगुलर 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करता, एक दूसरे को कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता और छोटे छोटे सवालों पर हेल्थी आर्ग्यूमेंट्स करता। उसे समझ आया कि जब वो किसी को कुछ समझाता है तो खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग भी और पक्की हो जाती है, और जब वो दूसरों के सवालों के जवाब ढूंढता है तब वो खुद भी ज्यादा क्लियर सोच पाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सोच एक प्राइवेट एक्टिविटी है, लेकिन हकीकत यह है कि बातचीत, डिस्कशन और कोलैबोरेशन हमारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। जब दो दिमाग मिलते हैं तो सिर्फ आइडियाज नहीं, एक नई डायरेक्शन भी निकलती है। आरव अब अकेले सोचने में भी मजा लेता था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि सही लोगों के साथ मिलकर सोचने से उसकी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस तीनों और बढ़ते हैं। अब वो समझ चुका था कि सोचने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, दूसरे दिमागों से जुड़ना भी जरूरी है। आरव की जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रगल था सब कुछ याद रखना, चाहे फॉर्मूलाज हों, असाइनमेंट्स की डेट्स, दोस्तों के बर्थडे या फिर अगले हफ्ते का प्रेजेंटेशन। वो बार बार भूल जाता था और खुद को कोसता था, यार मैं कितना केयरलेस हूं। उसका दिमाग हमेशा भरा रहता और इसी वजह से जब वो पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश करता तो भी डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाते। एक दिन उसके बड़े भाई ने कहा, सब कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती, बाहर निकालो, लिख लो, ऑर्गेनाइज करो, तभी असली सोच शुरू होती है। आरव को यह बात थोड़ी अजीब लगी। क्या मतलब कि सोचने के लिए याद रखना जरूरी नहीं है? लेकिन उसने एक बार ट्राई किया। उसने एक छोटा सा नोटबुक बनाया जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखता। उसमें वो हर छोटी बड़ी बात लिख लेता, क्या करना है, कब करना है, कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं, कौन से सवाल मुश्किल लगे। साथ ही उसने अपने स्टडी टेबल पर चिट्स लगानी शुरू की। प्रैक्टिस ज्योमेट्री एट 5 PM, रिवाइज बायोडायग्राम्स ऑन थर्सडे, डोंट फॉरगेट केमिस्ट्री फॉर्मूला शीट। धीरे धीरे उसे यह बदलाव महसूस हुआ कि उसका दिमाग हल्का लगने लगा है। अब जब वो बैठता पढ़ने तो उसका फोकस ज्यादा होता, क्योंकि अब वो बार बार सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता कि अगला स्टेप क्या है। उसका माइंड अब सोचने और समझने में लगा था, याद रखने में नहीं। उसने अपने रूम की दीवार पर एक माइंड मैप बना लिया था जिसमें हर सब्जेक्ट के की कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया था। जब भी कंफ्यूजन होता वो बस उस मैप को देखता और क्लैरिटी आ जाती। असल में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का मतलब ही है अपने दिमाग से फालतू वेट हटाना और उस स्पेस को डीप सोचने में यूज करना। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें याद रखेंगे तो ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, लेकिन हकीकत उलटी है। जब हमारा माइंड ओवरलोडेड होता है तब वो नया अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन जब हम उसे फ्री करते हैं नोट्स, डायग्राम्स, लिस्ट्स, प्लानर्स या एप्स की मदद से, तब हमारी सोच खुलने लगती है। आरव ने अब अपना तरीका पूरी तरह बदल लिया था। वो हर हफ्ते संडे को एक सिस्टम बनाता, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, कौन सा सवाल टफ लगा, और जब वो पढ़ने बैठता तो वो बस उस प्लान को फॉलो करता। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब उसके पास ज्यादा ब्रेन पावर थी उस चीज पर जो असल में मैटर करती थी, सोचना, समझना और अप्लाई करना। आरव ने सीखा कि स्मार्ट बनने का मतलब सब कुछ खुद करना या याद रखना नहीं है, बल्कि असली स्मार्टनेस तब होती है जब हम समझ जाते हैं कि कब मदद लेनी है, कब एक्सटर्नल टूल्स का यूज करना है और कैसे अपने माइंड को क्लियर और क्रिएटिव बनाना है। बोझ हटाओ और सोच को उड़ान दो, यही उसका नया मंत्र बन गया था। आरव का माइंड हमेशा आइडियाज से भरा रहता था। कभी कोई नया प्रोजेक्ट प्लान करता तो कभी किसी मुश्किल टॉपिक का हल दिमाग में आता, लेकिन दिक्कत यह थी कि ज्यादातर आइडियाज बस उसके दिमाग में ही घूमते रहते थे। कभी वो इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता और कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता कि उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वो सोच क्या रहा है। एक दिन टीचर ने क्लास में एक सिंपल एक्टिविटी करवाई। सब बच्चों को कहा गया कि जो भी वो सोच रहे हैं उसे व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ या लिख कर दिखाएं। कोई डायग्राम बनाए, कोई फ्लो चार्ट, और किसी ने कीवर्ड्स लिख दिए। आरव ने भी एक टॉपिक जो उसे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, सेल डिवीजन, उसे एरोज, शेप्स और छोटे नोट्स की मदद से बोर्ड पर समझाया।
और तभी उसके दिमाग में जैसे एक बल्ब जल उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो चीजें उसके माइंड में अधूरी और उलझी हुई थीं, वो जैसे ही कागज पर आईं, वो साफ और ऑर्गेनाइज्ड लगने लगीं। ये सिर्फ पढ़ाई का तरीका नहीं था, ये उसकी सोच को समझने और रिफाइन करने का तरीका बन गया। अब आरव ने एक आदत बना ली। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आती या जब वो किसी आइडिया पर सोच रहा होता, तो वो उसे अपने नोटबुक पर ड्रॉ कर देता, वर्ड्स में लिख देता या स्टिकी नोट्स पर टुकड़ों में बांट देता। उसका स्टडी टेबल अब एक मिनी थिंकिंग लैब बन गया था, जहां दीवारों पर पोस्ट-इट्स लगे होते, व्हाइट बोर्ड पर फ्लो डायग्राम्स होते और टेबल पर स्कैटर्ड कॉन्सेप्ट मैप्स। इस प्रोसेस को एक्सटर्नलाइजिंग थॉट कहा जाता है। जब हम अपनी सोच को कागज, बोर्ड या किसी विजुअल फॉर्म में बाहर निकालते हैं, तो हम खुद उसे दूर से देखने लगते हैं। जैसे ही कोई थॉट हमारे माइंड के अंदर से निकलकर बाहर आता है, हम उसे ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी से एनालाइज कर सकते हैं। वो ब्लरी आइडिया जो सिर में घूमता था, वो अब शेप लेने लगता है। आरव ने यह भी नोटिस किया कि जब वो किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए स्केच या डायग्राम बनाता, तो उसकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों बेहतर हो जाती। और जब वो खुद कंफ्यूज्ड होता, तो बस अपने पुराने डायग्राम्स देखकर क्लैरिटी वापस मिल जाती। ये ऐसा था जैसे उसका माइंड अब अकेले नहीं सोच रहा था। उसके हाथ, उसकी ड्राइंग और उसका सराउंडिंग स्पेस भी अब सोचने में शामिल थे। आरव ने एक विजुअल डायरी भी बनानी शुरू की, जहां वो हर नए कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से इल्यूस्ट्रेट करता। उसे न सिर्फ इससे क्लैरिटी मिली, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। उसे अब लगने लगा कि उसकी सोच सिर्फ आइडियाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उसे बाहर लाकर किसी और को भी दिखा सकता है, सिखा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सोचने का मतलब है चुपचाप बैठकर अंदर ही अंदर सोचना, लेकिन असल में जब हम अपनी सोच को बाहर निकालते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं या किसी को बताते हैं, तभी वो सोच असली रूप लेती है। तभी हमें पता चलता है कि हम क्या सोच रहे थे और क्या नया सोच सकते हैं। आरव अब जहां जाता, एक छोटा नोटपैड और कुछ रंगीन पेन्स लेकर जाता। किसी डिस्कशन में आइडिया आया, ड्रॉ कर लिया। कोई कॉम्प्लेक्स चीज समझ नहीं आ रही, माइंड मैप बना लिया। धीरे धीरे यह उसका सबसे पावरफुल लर्निंग और थिंकिंग टूल बन गया। सोच को बाहर लाना कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है, क्योंकि जब तक सोच सिर के अंदर ही बंद रहती है, वो आधी अधूरी और वैग होती है। लेकिन जैसे ही हम उसे बाहर लाते हैं, वो रियल बनती है और पावरफुल भी। आरव ने हमेशा सीखा था कि सोचने का काम सिर्फ दिमाग का होता है। दिमाग ही सब कुछ है, समझना, याद रखना, फैसला लेना, सब कुछ वहीं से होता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ बदलने लगी। उसने महसूस किया कि जब वो किसी बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड होता, तब सिर्फ सोचने से क्लैरिटी नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही वो टहलता, कुछ फिजिकल काम करता या खुद से बात करता, चीजें साफ होने लगती थीं। एक बार वो एक कंपटीशन के लिए स्पीच तैयार कर रहा था। बार बार बैठकर सोचने की कोशिश करता, लेकिन सही वर्ड्स दिमाग में नहीं आते। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। फिर अचानक वो उठकर रूम में चहलकदमी करने लगा और मन ही मन बोलने लगा कि वो क्या कहना चाहता है, और बस आइडियाज जैसे खुद ब खुद बहने लगे। कुछ ही देर में उसका पूरा स्पीच ड्राफ्ट तैयार हो गया। उसे समझ आया कि सोच सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, उसका पूरा शरीर उस सोच का हिस्सा है। जब वो चलता है, बोलता है, इशारे करता है या चीजों को फिजिकली फील करता है, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा गहरी हो जाती है। यही एम्बॉडीड कॉग्निशन है, जहां सोचने की प्रक्रिया में हमारा पूरा सिस्टम शामिल होता है, ना कि सिर्फ ब्रेन। उदाहरण के लिए, जब वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझता था, तो हाथ से शेप्स बनाकर या बॉडी जेस्चर्स से एंगल्स एक्सप्लेन करने पर वो टॉपिक जल्दी समझ आता। जब बायोलॉजी पढ़ते हुए वो मसल्स की मूवमेंट को खुद मिमिक करता, तो वो डिटेल्स ज्यादा देर तक याद रहती। अब वो जान चुका था कि शरीर का हर हिस्सा उसकी सोच में एक तरह से योगदान दे रहा है। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को अल्फाबेट्स सिखाते हुए देखा। वो उन्हें अपने हाथ से हवा में बना रही थी, हर लेटर के साथ एक आवाज जोड़ रही थी। आरव को तब और गहराई से एहसास हुआ कि लर्निंग सिर्फ मेंटल नहीं होती, वो सेंसरी और फिजिकल भी होती है। जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व्ड होती हैं, उतनी तेज और स्थायी लर्निंग होती है। अब जब भी उसे किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझना होता,
वो उसे सिर्फ पढ़ने या सुनने तक सीमित नहीं रखता, वो उसे महसूस करता, इनैक्ट करता, उसके साथ फिजिकल इंटरैक्शन करता। उसने एक तरह से अपने बॉडी को भी अपनी लर्निंग टूलकिट बना लिया था। असल में हमारा शरीर और दिमाग एक साथ मिलकर सोचते हैं। अगर हम सिर्फ दिमाग पर भरोसा करें तो हम अपनी थिंकिंग पोटेंशियल का आधा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अगर हम चलें, बोलें, लिखें, बनाएं, एनैक्ट करें तो हमारी सोच और समझ दोनों एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। आरव के लिए यह एक ब्रेक थ्रू था। अब वो जब भी सोचता था तो अपने पूरे सिस्टम के साथ सोचता था, अपने हाथों, पैरों, आवाज, आंखों और हर उस चीज के साथ जो उसे समझ में मदद दे सके। सोच अब एक अकेली एक्टिविटी नहीं रह गई थी, वो एक पूरी बॉडी एक्सपीरियंस बन चुकी थी। तो दोस्तों, देखा ना, सोचने का काम सिर्फ दिमाग का नहीं होता। हमारा पूरा शरीर, आसपास का माहौल, बातचीत, चलना फिरना, सब कुछ हमारी थिंकिंग को आकार देता है। अगर हम अपनी सोच को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमें उसे बाहर लाना पड़ेगा, कभी लिखकर, कभी बोलकर, कभी दूसरों के साथ मिलकर। उम्मीद है ये ऑडियो बुक और इसके इनसाइट्स आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचने की ताकत देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से मुस्कुराइए और सोचिए आज से अपनी सोच को कैसे और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने माइंड को सिर्फ यूज मत करो, उसे एक्सप्लोर भी करो। धन्यवाद।